Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So the second chapter of your NCERT course is relations and functions. After sets, second chapter comes relations and functions. भाई इस चैप्टर की जो अहमियत है वो अहमियत में शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी अहमियत है ये चैप्टर। खुद का इसका वेटेज तो कम है, इसका वेटेज खुद का इतना ज्यादा नहीं है, या क्वेश्चंस इसमें इतने ज्यादा नहीं है, इसमें इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चंस है इसमें और इजी चैप्टर लगेगा। जब हम पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि कोई कुछ मतलब जैसे कोई पहेली सॉल्व कर रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं, पेयर्स बना रहे हैं, इस तरह के चैप्टर आपको लगेगा। बट इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि यहाँ से एक मैथ्स एक अलग ही रुख ले लेगी। इस चैप्टर के बाद से जो मैथ्स चलेगी ना बेटा आपकी 11th एंड 12th, वो टोटल रिलेशंस एंड फंक्शंस की टर्म्स में ही चलेगी। हर चीज को मैं कहूंगा कि ये फंक्शन है, हर चीज को मैं कहूंगा ये रिलेशन है। इवन ट्रिग्नोमेट्री को भी मैं कहूंगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री को भी मैं ये नहीं कहूंगा, 10th तक हमने सीखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हमने क्या सीखी थी? ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियो है, ऑपोजिट साइड का एडजेसेंट साइड से रेशियो, हाइपोटेन्यूज का एडजेसेंट साइड से रेशियो, ये सीखी थी हमने। अभी मैं क्या कहूंगा? ट्रिग्नोमेट्री भी एक फंक्शन। हर चीज को फंक्शन की नजर से देखेंगे अपन इस चैप्टर के बाद से, ठीक है। और एंटायर आपका कैलकुलस पोर्शन जो होगा, जो चैप्टर नंबर 13 होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और फिर क्लास 12th तो पूरी की पूरी कैलकुलस है, वो सारा का सारा तभी समझ में आएगा जब ये बेसिक रिलेशंस एंड फंक्शंस यहाँ से समझ में आ जाता है। तो बड़े ही ध्यान से और बड़े ही आराम से सीखेंगे, जो भी डाउट हो आप हैंड टू हैंड पूछेंगे, ठीक है। अब रिलेशंस एंड फंक्शंस समझने से पहले एक वर्ड आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, और उसके बाद फिर हम सीखेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या है। शुरू करें? ठीक है, हेडिंग डाल ली सबने? हाँ जी, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं ना? क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? एक एक्स एक्सिस होती है लाइक दिस, और एक वाई एक्सिस होती है लाइक दिस, राइट? है ना? अब क्या होता है जब ये अपन ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, लेट अस सपोज इसमें कुछ पॉइंट्स भी डाल देता हूं मैं। ये 0 होगा, ये होगा ना, मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी ये 1 2 3 एंड 4 एंड सो, ठीक है। इस तरीके से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। फिर अपन क्या करते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से कुछ पॉइंट्स को मार्क करते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी बता पाते हैं। बताते हो? बताते हो कि नहीं बताते हो? चलो एक एक करके पूछता हूँ। देखो मुझे बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,3। अच्छा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,3। इसके 1,2 1,4 एंड 2,4 एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन सबके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। किया क्या अपन ने पता है? अपन ने क्या किया, कुछ नंबर्स इधर के ग्रुप से लिए, कुछ नंबर्स उधर के ग्रुप से लिए, और बैठ के इनके पेयर बनाए। यही तो किया। अब जो आपने ये पेयर बनाया ना, ये पेयर एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो, ऑर्डर पता है क्या है? कि जो हर एक पेयर का पहला पहला एलिमेंट है, हर एक पेयर का क्या पहला पहला एलिमेंट है, वो सब एक्स एक्सिस से लिया है आपने। और हर एक पेयर का जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है, वो आपने कहां से लिया है बेटा? कहां से लिया है? वाई एक्सिस से लिया। तो एक ऐसा पेयर जिसमें एक ऑर्डर फॉलो हो रहा हो, उस पेयर को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? तो कांट आई से कि ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है? बोल सकते हैं ना ऐसे भी कि ये पेयर नहीं है, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब नहीं कि इसने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, एक क्रम में आने वाला पेयर। तो ये एक फिक्स पेयर, फिक्स क्रम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ, कर रहा है ना। सो ये जितने भी पेयर्स हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपको सिखाने के लिए थी, ठीक है ना,
क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तो क्या नंबर्स ही आ सकते हैं, ओनली क्या आ सकता है इस पे, नंबर्स आ सकते हैं। बट ऑर्डर्ड पेयर्स में तो कुछ भी आ सकता है, लेटर्स भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, डायरेक्शंस भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। तो एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर्ड पेयर हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलेगा। ये आपको केवल सिखाने के लिए मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करी, एग्जैक्टली ऐसे नहीं कह सकता। फिर ऑर्डर्ड पेयर कहां से मिलेगा, दो सेट्स के, अब सेट समझ में आ चुका है आपको ना, मैं सेट नहीं बताऊंगा सेट क्या है, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलता है, क्या मिलता है, ऑर्डर्ड। अच्छा, क्या क्या कहा मैंने, दो सेट का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम ऐसे डिनोट कराएंगे क्रॉस लगा के। क्रॉस लगाने का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन। अब इस प्रोडक्ट का नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी जो शक्ल है, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, इसकी जो शक्ल है वो कार्टेशियन प्लेन से डिराइव करी गई। ये कार्टेशियन प्लेन ही तो है या नहीं है, पढ़ा है ना अपन ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इस प्लेन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो इसकी शक्ल या इसकी जो इमेज बनी या इसमें से जो चीज निकल के आ रही है, ऑर्डर्ड पेयर निकल के आ रहे हैं, वो कार्टेशियन प्लेन से मैच कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम भी क्या रख दिया बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट रख दिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, ध्यान से सुनो। लेट अस सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दूसरे सेट में मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो मैंने कहा इन दोनों सेट का प्रोडक्ट क्या होगा, जिसको अपन कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या होगा। तो ऐसे मत करना कि सर गुणा किया है ना, 1 को ए से गुणा कर दो, 2 को बी, नहीं, गुणा नहीं करना अपने को। क्या करना है अपने को, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, सबसे पहली बात एक सेट ही होगा। क्या कहा मैंने, एक सेट ही होगा, दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो ए सेट। अच्छा जी, उस सेट में क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे, हर सेट में क्या होते हैं, बट और सेट्स में तो एलिमेंट्स होते हैं साधारण नंबर, ऑब्जेक्ट्स, लेटर्स, ये होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, यानी इसमें सिंगल सिंगल कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, बल्कि बल्कि ब्रैकेट लगा के इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देंगे, एंड सो ऑन, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो। समझ आया क्या कहा मैंने, क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक सेट बनाता है, जिस सेट के अंदर क्या दिखाई देते हैं, एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, वो एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ऐसा पेयर जो एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो। अब ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कैसे सर, तो उसको बनाने के लिए देखो एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए में क्या लिया था मैंने, 1 2 3, बी में क्या लिया था मैंने, बोलो, ए बी सी, बी सेट में ए सेट का हर एक एलिमेंट, क्या कहा मैंने, हर एक एलिमेंट बी सेट के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के हर एक एलिमेंट से क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। जैसे 1 को उठाओ तो 1 ए से भी पेयर बनाएगा, 1 बी से भी पेयर बनाएगा, 1 सी से भी पेयर बनाएगा। अब ये तो केवल 1 ने बनाया है, 2 की बात करते हैं, 2 ए से भी पेयर बनाएगा, 2 बी से भी पेयर बनाएगा, 2 सी से भी पेयर बनाएगा। अब बात करते हैं 3 की, 3 ए से भी पेयर बनाएगा, 3 बी से भी पेयर बनाएगा, 3 सी से भी पेयर बनाएगा। टोटल कितने पेयर्स बने, 9, क्योंकि 3 यहाँ थे, 3 यहाँ थे, इधर के 3 लोगों ने उधर के 3 लोगों से, ऐसे मान लो इधर के 3 लोग, इधर के 3 लोग, हर एक आदमी जाएगा, हर एक आदमी से हाथ मिलाएगा, तो कितने टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे, 9 हैंडशेक्स होंगे। पहले ये आएगा, उससे हाथ मिलाएगा, फिर इससे हाथ मिलाएगा, फिर दूसरा जाएगा, वो उससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, टोटल कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे हमारे, 9 हैंडशेक्स हो जाएंगे। मूवी देखिए ना, वो कौन सी आई थी, सुपर 30, उसमें पूछता है ना टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे। अभी उसका एक पूरा एक अच्छा सा चैप्टर है हमारे पास जिसको अपन पढ़ते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें इस चीज को और डिटेल में बताया गया है कि ये कैसे गिनते में कितने हैंडशेक्स होंगे क्या। यहाँ पे तो साफ साफ गिनने में आ रहा है 9 हैंडशेक्स होंगे, यानी कि 9 पेयर बनेंगे। ये सारे के सारे पेयर क्या हैं, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे पेयर क्या हैं, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स है। दैट इज अगर मैंने ए क्रॉस बी किया था तो ए क्रॉस बी एक सेट बना था, उसके अंदर ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर रखने पड़ेंगे। जैसे
1 कॉमा ए था ना, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, देन अगेन 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, देन अगेन 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, और यहाँ पे सेट क्लोज। क्या चेक किया आपने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। एलिमेंट्स तो इसमें भी हैं क्योंकि ये भी सेट है, लेकिन इसमें साधारण जैसे और सेट्स में एलिमेंट्स होते थे सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, लेटर्स, वो नहीं है। उसकी जगह क्या है, क्या है उसकी जगह, पेयर्स हैं। और पेयर्स भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। भाई ए क्या था मेरे पास 1 2 3, और बी क्या था मेरे पास ए बी सी। आप चेक कर लो बेटा हर एक पेयर को, आपको फुल छूट है, हर एक पेयर को चेक कर लो। पहला एलिमेंट तो इससे होगा और दूसरा एलिमेंट इससे होगा। समझ में आई? इसीलिए इन पेयर को क्या कहा गया, ऑर्डर्ड पेयर। क्रम में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मनमर्जी। जैसा ऊपर अपन ने जो कोऑर्डिनेट्स बनाए, तो पहला जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है, हमेशा एक्स एक्सिस से ही लिया जाता है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट ही होता है, वाई एक्सिस से ही उसकी वैल्यू ली जाती है। सेम टू सेम इधर भी पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा, और ऐसा हर एक ऑर्डर्ड पेयर में फॉलो होगा। समझ आया? क्लियर है? चलो तो इतना नोट डाउन करो पहले। आप ये बना दो, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ताकि आपको समझ में आ जाए। जितना सीखा पहले इतना नोट डाउन कर लेते हैं। हेडिंग तो नोट डाउन कर ही ली होगी। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हो गया यहाँ तक? हो गया यहाँ तक सबका? ठीक है, अब अपन लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक्चुअल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ना? देखिए डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो समझाने के लिए भाई एक वो बना दी मैंने, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी। बाकी एक्चुअल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? कभी भी कोई पूछे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो ऐसे मत कह देना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो, पॉइंट्स लगा दो, जो पहला पेयर जो उससे कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वही ऑर्डर्ड पेयर है और वही काटना ही। ये समझाने के लिए केवल, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि यहाँ तो केवल नंबर्स ही ले पाओगे और यहाँ पे भी नंबर्स ही ले पाओगे, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके ऑर्डर्ड पेयर में नंबर्स ही थोड़ा आएंगे, अभी लेटर्स भी आए ना, कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे। समझ रहे हो? तो ये समझाने के लिए है, ये एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, इससे डिराइव किया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस सिस्टम से डिराइव किया गया है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, प्रोडक्ट नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट पड़ गया, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन से डिराइव किया। हाँ, डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इजी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स of two sets A and B, A and B is the is a set, वो भी एक सेट है, is a set, is a set
कंटेनिंग द एलिमेंट्स, इस सेट में एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली, कंटेनिंग द एलिमेंट्स, कंटेनिंग द एलिमेंट्स एज, एलिमेंट्स के रूप में क्या है यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर्स, एलिमेंट्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स, containing the elements as ordered pairs. And these ordered pairs, और ये ordered pairs कहां से बनते हैं, and these ordered pairs are formed by taking the elements, by taking the elements of set A and B, of set A. Ordered pairs कहां से बनेंगे, set A और B के एलिमेंट्स लेने से बनेंगे। ठीक है, लिखा आपने, दैट इज, इसका मतलब है each element of set A will make an ordered pair, each element of set A will make an ordered pair with each element of set B, with each element of set B. ठीक है, देख लिया यहां तक। हाँ, ठीक है, यहां तक लिख लिया। तो हर सेट ए का हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा किसके साथ, सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ। सो इस कारण से टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इधर ही आगे लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सिंपल सी बात है ना, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है, उसमें 2 हैं, तो 3 इंटू 2 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा ना। अब इसका एक इलस्ट्रेशन कर देते हैं अपन, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी, ए को एक सेट मान लो, बोलो कौन सा एलिमेंट्स लेना चाहोगे, कोई भी 3 एलिमेंट्स बताओ। ए बी सी ले लेते हैं इसमें, एंड बी बी, बी में कोई नंबर्स ले लेते हैं, बोलो 3 4 5, ओके 3 4 5। सेट के अंदर के एलिमेंट्स अगर आप लेटर्स लेते हो, जैसे आपने एबीसी लिया है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कोशिश करना स्मॉल लेटर्स लें, जैसे एबीसी स्मॉल लेटर लिया है ना। सो अगर ए क्रॉस बी करोगे, यहां से ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो एक सेट बनेगा, बोलो ऑर्डर्ड पेयर A3, ए का 3 के साथ कॉमा जरूर लगाना। देखो एक चीज और सुनो,
ऑर्डर्ड पेयर में भी कॉमा लगेगा, फिर ऑर्डर्ड पेयर खत्म हो जाएगा, फिर भी कॉमा लगेगा। अगर कॉमा नहीं लगाया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। A,3 आगे बोलो, A4 और सीक्वेंस में चलना। पहले ए को उठाया तो अब ए का बनाना सबके साथ, वो दिखने में भी अच्छा लगता है, प्लस उससे कुछ चीज स्किप भी नहीं होती, छूटती भी नहीं है। बी से बनाना जरा परी, B,3 आगे B,4 B,5। अब सी से बनाना C,3 C,4 एंड C,5। ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कंजस्टेड थोड़ा नहीं ज्यादा। ये लो, तो ये है बेटा A क्रॉस B। ये मैंने फाइनली कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखा दिया आपको, ठीक है। और इसका जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर से देख लो, हम क्या करेंगे, दो सर्कल्स बना लो या इलिप्स टाइप के फिगर बना लो ऐसे, ये होते हैं इलिप्स। इसको क्या कहते हैं, इलिप्स। एक यहाँ बना दो, एक वहां बना दो, ये इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी कहेगा, ठीक है। ये बना दिए दो इलिप्स। इसमें तो इसको तो मान लो सेट ए और इसको मान लो सेट बी। सेट ए सेट बी। अपन क्या करा रहे हैं, ए क्रॉस बी करा रहे हैं, ठीक है। ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 3 4 5। बनाओ। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ बनाना है, ए से 3, ए से 3, फिर ए से 4, फिर ए से 5। बनाओ बनाओ, अरे बनाओ भाई। ये ए से 4, फिर ए से 5, ठीक है। उसके बाद बी से शुरू हो जाओ, बी से 3, बी से 4, और बी से 5। लास्ट सी से 3, फिर सी से 4, और फिर सी से। ये क्या कर दिया अपन ने, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है, ए क्रॉस बी का। ठीक है, हेयर हेयर देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 3 हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी भी कितने हैं 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो यहां से एक जनरल अजम्पशन निकल के आता है, यहां से एक जनरल अजम्पशन निकल के आता है, hence we can say that, hence we can say that, we can say that कि ए क्रॉस बी एक सेट है
ए कोमा बी जैसा सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं मैं सेट की। देखो पहले अपन सेट बिल्डर फॉर्म लिखते थे किसी भी सेट की, तो यहाँ क्या डालते थे एक्स, क्योंकि एक एलिमेंट होता था। अब क्या है ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर को मैंने क्या डाल दिया ए कोमा बी। चाहो तो आप एक्स कोमा वाई भी लिख सकते हो, लेकिन ए कोमा बी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है बुक में। तो ए कोमा बी सच दैट कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई कि ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स लेने हैं आपको। कैसे एलिमेंट्स लेने हैं? ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स लेने हैं, जहां पे ए तो सेट ए से बिलोंग करेगा और बी जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ऑल्सो अगर इसको और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की भी बात की जाए, ऑल्सो पहले इसको ब्रैकेट में पैक कर देता हूं मैं। ये मेन मैथमेटिकल डेफिनेशन बन गई आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है। ऑल्सो if number of elements in set A, अगर p elements हैं set A में and number of elements in set B, अगर q elements हैं set B में, ठीक है, then number of elements in A क्रॉस B क्या हो जाएगा p इंटू q, या फिर शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं pq। ठीक है ना। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में आपको यही एनालाइज करना है किसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है वो, ज्यादा कुछ नहीं है पहली एक्सरसाइज। ये दो ही बातें हैं मेन पहली एक्सरसाइज के लिए। एक तो ऊपर जो लिख दी मैंने कि ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए कॉमा बी का, जहां पे ए तो जहां पे एलिमेंट का पहला लेटर इससे बिलोंग करेगा और एलिमेंट का दूसरा लेटर इससे बिलोंग करेगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या बताया मैंने, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में पी हैं और बी में क्यू हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, पी गुणा क्यू यानी कि पी क्यू। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशन, फाइनल चीज है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशन, उसके बाद अपन एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशंस, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन ये है बेटा कि इफ एनी ऑफ द सेट, इफ एनी ऑफ द सेट्स ए एंड बी, ए और बी में से अगर कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट निकल गया, गलती से क्या निकल गया, इज एन एम्प्टी सेट, तो क्या होगा बेटा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इफ एनी ऑफ द सेट्स ए एंड बी में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी, या फिर दोनों भी निकल गए, अगर एम्प्टी सेट निकल गया, देन फिर क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा वो भी एम्प्टी सेट बनेगा। सोचो, अगर ए और बी में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट होगा तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ए में 1 और 2 है और बी तो कोई है ही नहीं, बी खाली है, एम्प्टी है, तो किसका किसके साथ बनाओगे, कोई एक भी ऑर्डर्ड पेयर बन पाएगा क्या, या 1 का 2 से ही बना दोगे, वो तो अलाउड ही नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए से और दूसरा एलिमेंट हर हाल में सेट बी से बनेगा, तो सेट बी में कोई है ही नहीं, तो यानी कि ए क्रॉस बी भी क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा, बिकॉज एक भी ऑर्डर्ड पेयर में जाके भी नहीं बना पाए। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और इन दिस केस अगर ऐसा केस बनेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या माने जाएंगे, 0। नहीं, सेट तो 5 होगा, 5 मतलब एम्प्टी सेट होगा, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0। कोई देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो वो तो 5 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, तो वो 5 थोड़ा होगा, वो तो 0 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक नंबर चाहिए, तो नंबर क्या है, 0। तो दोनों बातें लिखो आप, है ना। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, एम्प्टी की तो बात कर ली, अब बात करते हैं इनफाइनाइट होने की। इफ एनी ऑफ द सेट्स, if any of the
sets A and B is an infinite set, is an infinite set, then उस केस में A क्रॉस B भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, then A क्रॉस B is also an infinite set. भाई एम्प्टी तो A क्रॉस B भी एम्प्टी और इनफाइनाइट तो A क्रॉस B भी इनफाइनाइट, सिंपल सा लॉजिक है, is also an infinite set. ठीक है, इसका एग्जांपल लेना चाहें, सपोज करो मैंने ए में क्या लिखा, वही 2-3 एलिमेंट्स डाल दो 1 2 3, और बी में अनंत एलिमेंट्स हैं, बी में क्या है नेचुरल नंबर्स है, मान लो इसमें तो 3 ही नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें बहुत इनफाइनाइट, या फिर इसमें एक काम करो, इसमें एबीसी मान लो, इसमें क्या मान लो एबीसी, और बी जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसमें तो अनंत नेचुरल नंबर होंगे 3 4 5 डॉट 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 चलते ही जाएंगे, तो आप कितने ऑर्डर्ड पेयर बना पाओगे, बनाते बनाते थक जाओगे, ए का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, फिर वापस बी का 1 के साथ, 2 के साथ, तो दोनों में से एक भी अगर इनफाइनाइट हुआ या दोनों इनफाइनाइट हुए तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट बनेगा। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा, पहला ऑब्जर्वेशन दोनों में से एक भी एम्प्टी हुआ तो ए क्रॉस बी भी खत्म एम्प्टी, और अगर ए क्रॉस बी में से एक भी, ए या बी में से एक भी इनफाइनाइट हुआ तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरे हिसाब से जो बुक में गिवन है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ही गिवन है, वो हमने पहले ही लिख लिया, तो फिर लिखने की जरूरत महसूस नहीं होगी, देखो वही लिखा हुआ है, पी क्रॉस की, पी बिलोंग्स टू पी, क्यू बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। हाँ, दो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं इक्वल कब होंगे, ये होगा तीसरा आपका, ये लिख दिया आपने ने पहले, या ना ये लिख दिया, और ये एम्प्टी वाली बात लिख दी, ठीक है, और फिर एक ट्रिपलेट वाली बात, ठीक है, तो दो बातें और रह गई, नंबर थर्ड डालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात अपन ने पहले ही लिख दिया ना, ऑब्जर्वेशन भी नहीं लिख रहे, वो तो एक कॉन्सेप्ट बना के लिखा है अपन। नंबर थर्ड, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेट टू बी इक्वल, दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कब मानेंगे, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेट टू बी इक्वल if and only if and only if two ordered pairs are said to be equal if and only if, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है, मान लो ये ऑर्डर्ड पेयर है एक और ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें भी समथिंग कॉमा समथिंग वाली चीज होगी, कोई ऑर्डर्ड पेयर यानी दो एलिमेंट्स होंगे पेयर की फॉर्म में, इधर भी, तो ये दोनों इक्वल कब माने जाएंगे, जब पहला एलिमेंट एग्जैक्टली पहले एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट एग्जैक्टली दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। फॉर एग्जांपल अगर 1,2 है तो सेम टू सेम शक्ल यहाँ पर भी 1,2 ही दिखाई देनी चाहिए, अगर यहाँ पे 2,1 दिखाई दे रहा है तो भी ये इक्वल नहीं है, तो भी ये इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगे, जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट एलिमेंट of the set A of the नहीं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट A नहीं, if the first element of the first ordered pair, if the first element of the first ordered pair is equal to या same as या is equal to the first element of the second ordered pair, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के भी पहले एलिमेंट से मैच करें, एंड ये की यही बात सेकंड के लिए भी लिखो, एंड द सेकंड एलिमेंट of the first ordered pair is equal
is equal to the second element of the second order pair. Second element of the second ordered pair. समझ आया? कोई भी ना समझने वाली बात तो इसमें दिखाई नहीं दे रही। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल हो। पढ़ो एक बार उस लाइन को। थोड़ी लाइन लेंदी बन गई, लेकिन इतना ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग वाली लाइन नहीं है। क्या लिखा है पढ़ो। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच करे, फर्स्ट से मैच करे। फिर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से मैच करें, यानी सेकंड से मैच करें। और वो लिखने में थोड़ी लेंथी लाइन हो गई, बाकी चीज तो बहुत इजी है, बहुत आसान सी चीज है। तब वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या माने जाएंगे? इक्वल माना जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ए कोमा बी टाइप का कोई ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा पी कोमा क्यू टाइप के ऑर्डर्ड पेयर से इफ एंड ओनली इफ का साइन पता है सबको क्या होता है? दोनों साइड एरो। इफ एंड ओनली इफ या शॉर्ट में इफ एंड ओनली इफ को पता है क्या कहते हैं? IFF कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो या तो ऐसे लगा दो या IFF लगा दो। इफ एंड ओनली इफ अगर ए तो इक्वल हो किससे? पी से, एंड बी इक्वल हो किससे? क्यू से। इस पूरी बात को एक सिंगल मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया अपन ने कि ये वाला पेयर इस वाले पेयर के इक्वल तभी माना जाएगा जब ए इक्वल हो पी के और बी इक्वल हो क्यू के। और उल्टा भी कह सकते हो, अगर ए इक्वल है पी के और बी इक्वल है क्यू के, तो आप ये बात भी कह सकते हो कि ए कोमा बी इक्वल है पी कोमा क्यू के। ये दोनों साइड एरो का मतलब यही होता है, आप यहां से यहां भी आ सकते हो और यहां से यहां भी आ सकते हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है। और लास्ट ऑब्जर्वेशन था आपका ट्रिपलेट्स का। कौन सा नंबर ऑब्जर्वेशन हो गया ये? थर्ड एंड फोर्थ। सुनो बेटा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाए ना, वैसे ट्रिपलेट भी बन जाते हैं। एप्लीकेशन कम है उनके बनने का, बट बनते हैं। क्या होते हैं ट्रिपलेट? जैसे 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया वैसे 3 का करो, जैसे 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया वैसे कितने का करो? 3 का करो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कहा कि ए सेट में 1,2 है, बी सेट में a, b है और सी सेट में x, y है। 3 सेट ले लिए। मैंने कहा a क्रॉस b क्रॉस c करो। तो जब a क्रॉस b करते थे तो ऑर्डर्ड पेयर बनते थे। अब जब a क्रॉस b क्रॉस c करोगे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बनेंगे, बड़े बड़े, मतलब 3 लेटर्स के। कैसे? पहले 1 को उठाओ, इसका भी पहला एलिमेंट उठाओ a, दूसरा इसका भी उठाओ x। फिर 1ax ले लिया तो 1ay लो, 1ay। आगे बोलो। अब 1 के साथ a का कॉम्बिनेशन हो गया, 1 के साथ b का ले लो, 1bx। फिर आगे बोलो 1by, 1b, y। तो अब 1 के साथ a का भी हो गया, 1 के साथ b का। अब बात करो 2 की। इतने के इतने 2 से भी बनेंगे, तो 2ax 2ay सेम बनेंगे, बस 1 की जगह 2 करो, 2bx एंड 2by। चेक करो कि टोटल एलिमेंट्स यहाँ कितने थे? 2, यहाँ 2, यहाँ 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनने चाहिए थे ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर ट्रिपलेट में? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 ही बन रहे हैं हमारे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो चीज देख रहे हो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड है ये भी अल्टप पे नहीं, ऑर्डर्ड है। इसका पहला एलिमेंट हमेशा ए से बिलोंग करेगा, इसका दूसरा एलिमेंट हमेशा बी सेट से बिलोंग करेगा और इसका तीसरा एलिमेंट हमेशा सी सेट से बिलोंग करेगा। जब आप 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जहां पे अपन कोऑर्डिनेट्स 2 नहीं 3 बनाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो बनाते ही हैं, जेड कोऑर्डिनेट भी बनाते हैं, वहां पे इस चीज का एप्लीकेशन होगा। अभी इस चैप्टर के लिहाज से बस इसको समझना है, और इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन दिख जाए तो दिख जाए, बाकी मेन चीज पेयर की चलेगी, ट्रिपलेट की इतनी नहीं चलेगी।
तो 4th नंबर ऑब्जर्वेशंस में हम बनाते हैं, लिखते हैं, देखो वो क्या लिख रहे हैं, ए क्रॉस ए। अब इन्होंने क्या करा, ए का ए से ही कर दिया, अपन ये ऐसे नहीं करते हैं, अपन ए बी सी कर देते हैं ना, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी 3 सेट्स का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो एक सेट बनेगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट दिखाई देंगे बेटा, ए बी सी, सच दैट ए तो हमेशा बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, बी हमेशा किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल बी से, एंड सी हमेशा किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल सी वाले। ठीक है, समझ आया। हेयर ये ए कोमा बी कोमा सी जो चीज दिखाई दे रही है इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ये ऑब्जर्वेशंस खत्म होते हैं और अब अपन चल सकते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अच्छा, खुद के साथ भी पेयर या ट्रिपलेट बन सकता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी नहीं है ए का बी से लो, ए का ए से भी ले सकते हो, ए के सेट का जो एलिमेंट्स हैं वो ए के ही सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाना शुरू कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा, या फिर ट्रिपलेट बनाओ तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलें एक्सरसाइज पे, बोलो कोई डाउट कहीं पर भी, सब कुछ नोट डाउन हो गया? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स खत्म होता है हमारा और इसके बाद एक्सरसाइज शुरू होती है। ये पहली एक्सरसाइज टोटली कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है, शुरू करते हैं। बिफोर दैट मीटिंग चेंज कर लेते हैं, लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।